हेलो कंपटीटर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 10 मार्च। द हिंदू में देखेंगे हमारे क्या-क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग पहले इसका ब्रीफ देख लेते हैं क्या है। देखिए आज क्या-क्या मुद्दा पढ़ना है हम लोग को। तो राजस्थान पंचायत चुनाव में 2 बच्चों की शर्तें जो था पहले, वो ख़त्म कर दिया है। उसी के तहत हम लोग पंचायती राज का जो विशेष पढ़ लेंगे, ए टू ज़ेड इसका पंचायती राज का हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे चुनाव होता है, क्या संरचना होती है, किस माध्यम से ये आया है, ठीक है? ये पूरी होल आपको समग्र आपकी जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक है? सेकंड क्या है आपका मलयालम भाषा बिल जो विवाद में है, ये अभी आया है केरला द्वारा, ये प्रस्तुत किया गया है, तो ये भी आज हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, वो क्या होते हैं और उनके अधिकार क्या हैं, तो ठीक है? तो लिंग्विस्टिक्स जो है माइनॉरिटी राइट्स क्या है, ये हम लोग पूरे डिटेल में हम लोग इनको जानेंगे। उसके बाद थर्ड जो आज हमारा मुद्दा रहेगा, ये क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को आउटसोर्स से नहीं किया जा सकता है, ठीक है? राष्ट्रीय सुरक्षा को आउटसोर्स जो होता है बाहरी संसाधनों द्वारा या बाहरी संसाधन से ये नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो पश्चिम एशिया में संघर्ष जो चल रहा है ना, उसी के बारे में ये बोला गया है, जो ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हमें फिर से। तो इसका जो है कि इससे जो है ना क्या भारत क्या सबक ले सकता है या क्या सीख सकता है। जैसे भारत के पास भी बहुत सारे हथियारों का आयात ही करवाना पड़ता है, ठीक है? तथा अभी देख ही रहे होंगे कि तेल का जो अभी ऊर्जा का भी हम लोग क्रूड ऑयल जो हम लोग आयात करवाते हैं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इससे सबक लेना चाहिए, ठीक है? इसी के तहत एक मेसा आया है, ठीक है? जिसको अरब नाटो कहा जाता है, वो हम लोग देखेंगे क्या होता है मेसा, अरब नाटो क्या है? उसके बाद गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल जानेंगे क्या होता है, ये आपका जीसीसी। और उसके बाद नाटो जानेंगे, ठीक है? तो इतने समग्र हम लोग डिटेल जानेंगे, ठीक है? फोर्थ में क्या है हमारा मुद्दा, देखिए मूसी रिवर जो है फ्रंट जो डेवलपमेंट है, वो प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद हम लोग मूसी रिवर के बारे में जानेंगे और इसी से रिलेटेड एक और है गांधी सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है? तो गांधी सरोवर प्रोजेक्ट क्या है, ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। और इस पर महात्मा गांधी की दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाया जा रहा है, उसी के लिए ये गांधी सरोवर प्रोजेक्ट चलाया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, ठीक है? कि कहाँ है क्या है। और एमसीक्यू टेस्ट, यानी एमसीक्यू तो आपका इसमें भी रहेगा, ठीक है? एमसीक्यू उसके बाद इसमें भी हर टॉपिक में मैं आपके लिए एमसीक्यू लगा के रखता हूँ, ताकि आपसे क्या होगा कि जो भी आप पढ़े हैं ना, उसकी किस तरीके से फॉर्मेट आता है आपका एग्ज़ामों में, तो ये आप देख सकते हैं। और अभी आपका कटअप भी यूपीएससी निकाल दिया है, देखिए कितना मतलब आसान है अगर आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो। मात्र आपका 45 टू 46 तक मतलब इसका गया है कटअप, ठीक है? यानी 46 आप अगर क्वेश्चंस 100 में से करते हैं सही से, तो आपका क्या होगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है? तो ये एक्यूरेसी आना चाहिए, 45 46 ये आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग पहले मुद्दे पे। थोड़ा-सा मुद्दा आज ज़्यादा है और इसलिए बनाने में मुझे लग गया था ज़्यादा टाइम, ठीक है? मुद्दे कम हैं, आपको लग रहा होगा कि 4 ही मुद्दे पढ़ा रहे हैं सर, 4 नहीं, ये कम से कम 10 से 12 मुद्दे हो जाते हैं इसमें, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? पहला मुद्दा हम लोग चलते हैं कि राजस्थान हाउस पासेस बिल टू स्क्रैप 2 चाइल्ड नॉन फॉर पंचायत पोल्स, ठीक है? क्या है घटना, देख लेते हैं। तो राजस्थान जो है राजस्थान का जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, यानी विधानसभा है, उसने क्या किया है कि अपना राजस्थान पंचायती राज एमेंडमेंट बिल 2026 एक पास किया है, ठीक है? राजस्थान द्वारा अपना पंचायती राज का संशोधन कर एक बिल पास किया है 2026 का। इस बिल के जरिए 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने वाली शर्त समाप्त थी। पहले क्या था ना कि जो पंचायती राज, देखिए राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 में बना था, वो आया था, जिसकी धारा जो है, सेक्शन जो है आपका क्या है 19, ये 19 क्या कहता था कि जिसके बच्चे जो भी अगर उम्मीदवार अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका अगर 2 बच्चों से अगर अधिक हो गया, 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा एक कानून बनाया गया था राजस्थान विधानसभा द्वारा, ठीक है? यानी राजस्थान पंचायती राज एक्ट पास किया गया था और ये बिल वॉइस वोट से पास हुआ है। अभी जो पास हुआ है वो बिल वॉइस वोट से पास हुआ है। अब हम लोग थोड़ा-सा इसका डिटेल देखते हैं कि राजस्थान पंचायती राज क्या है अमेंडमेंट।
ये पंचायती बिल के बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं, क्या है ये बिल? देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2026 क्या है, ये हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए, राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया। इसके माध्यम से क्या है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की जो शर्त था, टू चाइल्ड नॉर्म था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है? यह संशोधन राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 19 में किया गया था और यही संशोधन आपका किया गया है 1900 धारा 19 में, ठीक है? मुख्य प्रावधान क्या है ये 2026 वाले में? तो देखिए क्या है। पहला, 2 बच्चों की जो शर्त है ना, उसको ये समाप्त किया। पहले 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता था, यानी नहीं दिया जाता था, यानी चुनाव नहीं लड़ सकते थे वो। अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरा क्या है? स्थानीय निकायों का प्रभाव। क्या है? यह नियम पहले पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों दोनों पर लगता था। पहले जो तक क्या था कि पंचायती राज पे भी लगता था और शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होता था। लेकिन अब स्थानीय निकायों पर क्या है कि ये हटा दिया गया, ठीक है? ओके। दूसरा क्या है? थर्ड क्या है कि लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना। क्या है लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना? सरकार के अनुसार कई सक्षम लोग केवल इस शर्त के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे कि उनके 2 से अधिक बच्चे थे, ठीक है? तो ये समाप्त कर दिया गया। यह नियम कब और क्यों लागू हुआ था पहले? देखिए क्या हुआ था ना, यह नियम 1995 में पहले लागू किया गया था। उस समय कौन थे? भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी। उस समय भैरों सिंह शेखावत वहाँ के सीएम थे राजस्थान के। उद्देश्य था कि जनसंख्या नियंत्रण करना, ठीक है? पॉपुलेशन कंट्रोल करना, परिवार जो नियोजन है उनको बढ़ावा देना, ठीक है? तब राज्य में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था 3.6 था। अब कितना हो गया है? 2.0 हो गया है। ये भी आप याद रखिए। सरकार का तर्क है कि पंचायती राज जो मदन दिलावर के अनुसार क्या है, पंचायती राज मंत्री जो है वहाँ के हैं मदन दिलावर, उनके क्या है कि अब राज्य में जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है और क्या है सामाजिक बदलाव है, महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हुई है। इस नियम के कारण कई सक्षम लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, इसलिए प्रतिबंध अब जो है अप्रासंगिक है, यानी अप्रासंगिक यानी इरेलीवेंट हो गया है, ठीक है? तो इसलिए इसको हटाएगा। विपक्ष भी इस पर आपत्ति जताएगा ही जताएगा, देखिए जता ही दिए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका मुख्य तर्क कहना है कि गोविंद सिंह दोतासारा राजस्थान कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है, सरकार बिना स्पष्ट नीति के ये फैसला कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता कम है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। रफीक खान जो कांग्रेस चीफ जो व्हिप है, वो सरकार पंचायत चुनाव कराने में देरी कर रही है, उन्होंने ये कहा, ठीक? तो ये तो लगा ही रहता है, ठीक है? पंचायत चुनाव में देरी, विपक्ष ने कहा राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार अभी तक चुनाव नहीं करा रही है। 2 बच्चों की शर्त, भारत में स्थिति क्या है? देखते हैं। देखिए, भारत के कई राज्यों में ना पंचायत चुनाव के लिए टू चाइल्ड नॉर्म जो है लागू है। जैसे आपका हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान तो अब हट गया, ठीक है? लेकिन अभी भी हरियाणा और मध्य प्रदेश में ऐसा नियम लागू हुआ है, ठीक है? तो ये भी आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला था? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था अभी आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 का एक केस आया था। उस केस में कहा गया था कि 2 बच्चों की शर्त संवैधानिक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए वैध है, यानी उसको संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ये नियम लागू रहेगा, ठीक है? मुद्दे का पक्ष और विपक्ष पक्ष समर्थन में क्या है कि लोकतंत्र में अधिक लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है, जनसंख्या दर पहले से ही कम हो चुकी है और सामाजिक बदलाव जो है ना, से परिवार छोटा हो रहा है, ठीक है? तो ये बात बोला जा रहा है, लेकिन आलोचना जो है किया जा रहा है क्या कि विपक्ष के द्वारा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति कमजोर पड़ सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभी भी कम है और राजनीतिक दबाव में निर्णय मतलब कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, ठीक है? अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो पढ़ना है ना, देखिए वो तो था मुद्दा कि क्या है नहीं है, वो आपको करंट में पूछेगा कि कहाँ का बिल था, ऐसा तो नम जो हट गया है, या आपको पूछ सकता है कि इनमें से कहाँ कहाँ लागू है, हरियाणा दे देगा, राजस्थान दे देगा, मध्य प्रदेश देगा और इसमें से और कोई अलग दे देगा।
अब बाकी आपको चुनाव करने के लिए बोलेगा कि 1-2 है या क्या है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है? देखिए क्या है, हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज। क्या है पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से गाँव के लोग अपने विकास और प्रशासन से जुड़े निर्णय स्वयं लेते हैं, ठीक? इसमें स्वयं लेते हैं। पंचायती राज क्या है? देखिए पंचायती राज का अर्थ ही है कि गाँव स्तर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है? गाँव स्तर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिसमें स्थानीय जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, वो विकास कार्य और प्रशासन का संचालन करते हैं, ठीक है? यह व्यवस्था विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन और जन भागीदारी पीपुल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है। ओके? अब इसका संवैधानिक आधार भी हो सकता है, तो क्या है संवैधानिक आधार? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, वो 73वां संविधान संशोधन यानी 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1992 में, ठीक है, के माध्यम से दिया गया है। और इसी संशोधन के तहत संविधान में पार्ट 9 जो भाग 9 है, सॉरी भाग 9 यानी होगा, ये भाग 11 होगा, ठीक है, भाग 11 होगा। ओके, आपका ये आपका क्या होगा? नहीं, पार्ट 9, ठीक है, पार्ट 9 सही है, पार्ट 9 जोड़ा गया यानी भाग 9 जोड़ा गया। और अनुसूची जो होता है ये आपका कौन सा जोड़ा गया था? 11 जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इसी के तहत ये पार्ट 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद कौन कौन से हैं तो देख लीजिए क्या है। आर्टिकल 243 यानी आर्टिकल 243 परिभाषाएं देता है कि पंचायती राज व्यवस्था का परिभाषा देता है। आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा का बात करता है। आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन करता है। और आर्टिकल 243 डी आरक्षण की बात करता है। महिला हो गया, SC ST हो गया, इन लोग का आरक्षण का बात करता है। आर्टिकल 243 जी पंचायतों की शक्तियों के बारे में बात करता है। अब हमारे लिए क्या है आगे? पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना। जैसे पंचायती राज जो है ना वो 3 स्तरीय संरचना है। जैसे पहला है आपका ग्राम स्तर, जिसमें ग्राम पंचायत होता है। दूसरा है मध्य स्तर, जिसमें पंचायत समिति या ब्लॉक समिति होता है। और थर्ड जो है आपका जिला स्तर, जिसमें जिला परिषद होता है। इस प्रणाली की सिफारिश जो किए थे बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने इस प्रणाली का मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली का जो है सिफारिश की थी। इन्हीं का सिफारिश पे ये माना गया था और लागू किया गया था। ग्राम सभा क्या है? देखिए ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाताओं के सभा होती है। यानी जितने भी गांव में वयस्क मतदाता होते हैं, ऐसा नहीं है, देखिए उसका मतदाता सूची में नाम आवश्यक है। ये नहीं कि जो भी वयस्क आदमी हो गया मतलब 18 वर्ष या 18 से अधिक हो गया तो वयस्क में ही गिनती आता है। तो वो ऐसा नहीं है, उनका मतदाता सूची में नाम होना भी जरूरी है, तभी वो ग्राम सभा का सदस्य माने जाते हैं। कार्य क्या करता है ग्राम सभा? तो पंचायत की गतिविधियों की निगरानी करता है, विकास योजनाओं की स्वीकृति करता है और सामाजिक लेखा परीक्षण करता है, यानी सोशल ऑडिट का काम करता है, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल कितना रहता है? तो देखिए पंचायतों का जो कार्यकाल रहता है ना वो 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और एक ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि अगर पंचायत भंग हो जाती है तो कितने महीनों के बाद इनको चुनाव करना आवश्यक होता है? तो 6 महीना। मान लिया जाए कि अगर 5 साल से पहले अगर तीसरा साल हो गया तो 6 महीना के अंदर करना है। और वो कितने दिन का ही चुनाव होगा, ऐसा नहीं कि फिर 5 साल का होगा। जितने टाइम बच रहा है उतना ही, मतलब मान लिया कि 3 साल में तो चुनाव हो गया, ठीक है, सरकार गिर गया, वहाँ का स्थानीय सरकार, अब यहाँ चुनाव हुआ तो 2 ही साल के लिए ये चुनाव होगा, ये नहीं कि पूरे 5 साल का होगा, ठीक है, बचा हुआ का ही चुनाव होता है। ये बात आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? आरक्षण व्यवस्था किया गया है। देखिए आरक्षण व्यवस्था ये किया गया है कि पंचायती राज में आरक्षण दिया जाता है। SC ST को, महिलाओं को, कम से कम महिलाओं को 33% आरक्षण यहाँ देना ही देना है, ठीक है। और कई राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 50% है। और बाकी इससे ज़्यादा जो है वो राज्य के अपने निर्भर करता है, राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। वो व्यक्ति मतलब राज्य के अकॉर्डिंग वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ठीक है। पंचायतों के कार्य, ठीक है, देखते हैं पंचायत के कार्य। तो यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट, देखिए हम लोग देखते हैं क्या पंचायतों का
कार्य, ठीक है। देखिए पंचायतों का कार्य में क्या आता है कि पंचायतों को 11th शेड्यूल, यानी देखिए अभी मैं बता रहा था 11वीं सूची इसमें डाला गया था 11वीं सूची में, के तहत 29 विषय दिए गए हैं। तो ये विषय भी आप सब्जेक्ट भी जानिएगा कि कितने हैं, इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लोग को देख लीजिए कौन कौन आता है, तो थोड़ा बहुत ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरीके से पीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ग्रामीण आवास हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पशुपालन हो गया। तो ये जो कृषि, सिंचाई और ग्रामीण आवास, ये तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका पंचायती राज में, लेकिन थोड़ा सड़क में आपको कन्फ्यूजन होगा, शिक्षा में कन्फ्यूजन होगा, ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और स्वास्थ्य में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, पशुपालन में आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों का जो है कि आप लोग याद रखिएगा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये भी विषय जो आता है आपका कहाँ आता है, पंचायती राज में ही आता है, ठीक है, ठीक है। अब इनके राज्य वित्त आयोग, देखिए ये वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चंस बीपीएससी भी पूछ चुका है, ठीक है। पीसीएस में यानी बीपीएससी भी पूछा है, यूपी पीसीएस भी पूछा है और आई थिंक जेपीएससी भी पूछा है, ठीक है। जेपीएससी भी पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या कहा जाता है कि आर्टिकल 243 आई, ठीक है, आई के तहत 243 आई के तहत हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है ना कि एक तो पहले इसका आर्टिकल पूछ लेगा कि 243 आई में क्या है, ठीक है, या तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है राज्य वित्त आयोग किस में है। और ये जो होता है यही जो है आपको पंचायत को वित्तीय संसाधन देता है, ना कि आपका केंद्र का जो वित्तीय जो बनता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जो अपने अपने स्टेट फाइनेंस जो कमीशन बनाए जाते हैं वो वही आपका पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधन देते हैं, राजस्व वितरण तय करता है, ठीक है। अब यहाँ पे है पंचायत चुनाव, ठीक है, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है आपका आर्टिकल 243 के, ये याद रखिएगा, पंचायतों का चुनाव 243 के, ठीक है, के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। ये भी बात आप याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इसका क्या करता है, चुनाव करवाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब स्टार मार्किंग है, इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन, ये मुद्दा बहुत पूरे डिटेल से मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको, ठीक है, जैसे करंट तो मैं आपको बता दिया कि हाँ ये बिल है, ये बिल पास हुआ है अभी हाल ही में, 2 बच्चों का नाम था, तो ये आपको पूछ सकता है किस स्टेट का है, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। और ये क्या है, ये आपको सिर्फ पूछेगा। लेकिन अगर कभी अगर ये पूछा जाता है तो ओवरऑल हम लोग समग्र पढ़ेंगे ना कि पंचायती राज होता क्या है, तो ये जो अगर समझ लेंगे तो क्या है, मुद्दा हम लोग को आसानी से याद भी रह जाएगा, ठीक है। पंचायती राज का महत्व है कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तक पहुंचाना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, जन भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना, ये इसका क्या है, महत्व है। और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है ऐसा ही है भाई, अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार आप भरोसा करके आप देखिए, इस तरीके से आप पढ़ के देखिए, आपको कहीं भी जो होता है ना कि एक रिवीजन करने का भी टेंशन बना रहता है, आपको आधा रिवीजन तो यहीं से होते चला जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। प्रमुख समितियां इसके लिए क्या क्या है, तो ये देख लीजिए आप थोड़ा, जो बताए थे आपको, समिति हो गया, वर्ष हो गया और सिफारिश क्या क्या है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, ठीक है, 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती का सुझाव दिए थे। अशोक मेहता कमेटी 1978 में द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिए थे। और जीवी के राव कमेटी 1985 में पंचायतों को मजबूत करने की सिफारिश किए थे। और एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में संवैधानिक दर्जा, इसी के बाद ये संवैधानिक इनको दर्जा दिया गया था और इनका जो है सिफारिश मांगा गया था। तो ये आता है ना, इस तरीके से आता है कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था के सिफारिश की कौन से कमेटी, मतलब पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा कमेटी जुड़ा हुआ है। तो ये आप याद रखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, ये आप याद रखिएगा। थोड़ा डेट भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। और क्या दिया था, ये भी त्रिस्तरीय बलवंत राय, अशोक मेहता आपका द्विस्तरीय, और पंचायतों को मजबूत करने के लिए जीवी के राव कमेटी, और संवैधानिक दर्जा के लिए एल एम सिंघवी कमेटी दिया था। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। एक थोड़ा सा और भी फैक्ट याद रखिएगा, ये आपका रिवीजन टाइप में है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था, लागू आपका 1993 से हुआ है। 29 विषय है 11वीं अनुसूची में, और पार्ट 9 जो है पंचायत का बात करता है, यही जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं कि जो पढ़ें
उसका एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। दूसरा क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किया था? तो किसने किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। ओके, तो ये आप याद रखें, ये 2 स्तरीय दिए थे और ये आपका क्या है, एल एम सिंघवी संवैधानिक दर्जा की बात कर रहे थे और जीवी के राव आपका क्या दिए थे कि पंचायतों को मजबूत करने की बात किए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब ऑप्शन पूरे तरीके से डिटेल जानिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं छूटेगा। और मेरा यही रहता है पर्पस कि आपको कोई भी आपका ऑप्शन ही नहीं छूटे, जो आप ऑप्शन है ना उसके बारे में भी आप जानकारी रखें। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन मेरा करना है। ठीक है, आपका अगर जटिल है कोई चीज़ है तो उसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना, सरलीकरण कर देना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पंचायत को 19 विषय दिए गए हैं, ये भी सही है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होती है, नहीं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया थर्ड हमारा, तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, 1 और 2 सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, पंचायतों को दिए गए 29 विषय किस अनुसूची में है? तो ये आपका 11th शेड्यूल में है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में है, ये आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का हिस्सा नहीं है? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति भी है और आपका जिला परिषद भी है, नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो ये नगर निगम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम आपका शहरी निकाय में आता है, यानी क्या है, पंचायती राज और शहरी मतलब नगर निगम के बारे में आपको पढ़ना है, 12वीं अनुसूची में है। वो हम लोग पढ़े हैं, ऐसे पॉलिटी में आप जाके पढ़ सकते हैं, स्पेशल मैं इसका पढ़ाया हूँ, एमसीक्यू भी करवाया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी सोच रहा हूँ कि मैं आपको पूरे तरीके से डिटेल कर दूँ, तो डिटेल भी कर दिया आपको आज पंचायती राज के बारे में। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। पंचायतों में महिलाओं के कम से कम 33% आरक्षण जो है अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है हमारा कि पंचायतों का गठन सभी राज्यों में अनिवार्य है, तो ये भी सही बात है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा मुद्दा है, अगले मुद्दे क्या बोलते हैं, देखिए अगला मुद्दा देख लेते हैं थोड़ा क्या है। देखिए, कर्नाटक का गवर्नमेंट में ज्वाइन केस अगेंस्ट केरला भाषा बिल, तो केरला भाषा बिल के अगेंस्ट ये क्या कर सकता है, कर्नाटक का गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकता है, मतलब शामिल हो सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, क्या है इसमें, तो देखिए घटना जो है ना आपका कि केरला सरकार ने मलयालम भाषा बिल पारित किया है। ठीक है, इस बिल को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो वहाँ के केरल के राज्यपाल हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं वो अभी राज्यपाल है। मैं आपको राज्यपाल के बारे में बताया था कि 7 स्टेटों का राज्यपाल चेंज हुआ है। ठीक है, तो वो आपको मैं पूरे डिटेल में बता दिया था, तो ये यही चेंज होकर अभी गए हैं, केरल के ने मंजूरी इसको दे दिया है। बिल के अनुसार केरल की सभी स्कूल में कक्षा 10 तक मलयालम को प्रथम भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा। यानी कहा जा रहा है कि जो स्कूल होगा ना, जैसे 10th तक जो है स्कूल जो भी है कक्षा, वहाँ तक क्या होगा कि मलयालम जो भाषा होगा उसको प्रथम भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा, यानी मलयालम भाषा में ही वहाँ ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस फैसले का विरोध किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, क्यों किया है ये आगे हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं मलयालम भाषा बिल क्या है। तो देखिए, केरला सरकार द्वारा लाया गया विधेयक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मलयालम भाषा को अनिवार्य बनाने से संबंधित है। और इसमें ये है कि देखिए सभी जो है इस बिल को क्या किया गया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने, जो केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने ये मंजूरी भी दे दी है, यानी पास हो गया है, ये कानून बन भी गया है। ठीक है, ओके, और इसमें जो है ना कि आपको देखिए बिल का मुख्य प्रावधान हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, कहा गया है कि मलयालम को अनिवार्य भाषा
मतलब कक्षा 10 तक मलयालम को प्रथम भाषा बनाना अनिवार्य इसमें क्या है। और यह नियम जो है सरकारी और जो भी सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल है ना, उन पर ये लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हर निजी पे लागू होगा। जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं जो भी स्कूल, उन पर ये क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे बोल देगा कि सभी स्कूलों पर ये लागू होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो सहायता प्रदान स्कूल है और सरकारी गवर्नमेंट तो सब पे लागू होगा, लेकिन जो यहाँ पे क्या है, जो इनसे सहायता प्राप्त है उनको पर लागू होगा। ठीक है, गैर मलयालम क्षेत्र के लिए प्रावधान क्या है। देखिए, जिन छात्रों की मातृभाषा मलयालम नहीं है उन्हें अन्य भाषा पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। ये भी इसमें है। भाषा संरक्षण का बात आया है कि बिल का उद्देश्य है कि मलयालम भाषा और संस्कृति को संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब विवाद क्यों हो रहा है भाई, जब दिया जा रहा है तो थोड़ा सा विवाद भी हम लोग देख लेते हैं, क्यों ये विवाद उठ रहा है। तो देखिए, विवाद उठने के पीछे जो कारण जो बताया जा रहा है ना, कि विवाद का मुख्य रूप से जो है, जो कासगढ़ जिला है ना, कासगढ़ जिला में रहने वाले कन्नड़ भाषी लोग के कारण हो रहा है। तमिलनाडु का ही, सॉरी आपको बोला, केरल का ही क्षेत्र है कासगढ़ जिला, जिसमें वहाँ वहाँ के जो लोग रहते हैं वो कन्नड़ भाषी जानते हैं। कासगढ़ में बड़ी संख्या में कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है और कर्नाटक का यही कहना है कि मलयालम अनिवार्य करने से कन्नड़ भाषी जो अल्पसंख्यक के अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर्नाटक का कहना है और इसी के लिए वो अगेंस्ट में है इस भाषा के, इस बिल के। ओके, अब क्या बोल रहा है आगे कि कर्नाटक की प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, सिद्धारमैया, और ठीक है, सिद्धारमैया, वो उन्होंने कहा, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारैया विजयन, वहाँ के केरला के मुख्यमंत्री हैं, उनको पत्र लिखकर कहा है कि कर्नाटक को केरल में रहने वाले कन्नड़ भाषियों, कर्नाटक को केरल में जो रहने वाले कन्नड़ भाषियों के हितों की रक्षा करने का अधिकार है। और इसके अलावा कर्नाटका स्टेट बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इस मामले में केरल हाई कोर्ट में दायर होने वाले केस में पक्ष बनने के लिए तैयारी कर रहा है। मतलब केस कर रहा है तो उसका पक्ष बनेगा। ठीक है, तो ये मुद्दा इसलिए विवाद उठ रहा है। ठीक है, अब बिल की विवादित प्रावधान देख लीजिए क्यों है। ठीक है, दिया तो गया है, सही बात है, ठीक है, आपको भाषा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए, क्लॉज 6(1) इसका कह रहा है बिल का कि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक मलयालम को प्रथम भाषा बनाना अनिवार्य है। क्लॉज 7(2) यहीं पे कह रहा है कि जिन छात्रों की मातृभाषा मलयालम नहीं है उन्हें अपनी पसंद की भाषा पढ़ने की अनुमति है। लेकिन कर्नाटक का यहाँ कहना है कि इन दोनों प्रावधानों में विरोधाभास है। एक तरफ तो आप क्या बोल रहे हैं, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है कि आप प्रथम भाषा इसको अनिवार्य बनाने पे जोर दे रहे हैं, दूसरा में कह रहे हैं नहीं कि भाषा अपनी पसंद के भाषा का अनुमति है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा विरोधाभास है। तो ये कहीं ना कहीं इसको दबाव दे देगा, दबाव कर देगा अपनी पसंद वाला, और मलयालम को ऊपर बना देगा। इसीलिए ये विरोध या विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब संवैधानिक मुद्दा क्या है, तो कर्नाटक ने कहा है कि यह बिल संविधान के भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। संबंधित जो अनुच्छेद है आर्टिकल 350 ए में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देना अनिवार्य है। और आर्टिकल 350 भी ये भी कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो ये संवैधानिक मुद्दा बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मुद्दे एक से ये थोड़ा सा हट के कि भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार क्या है, यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स क्या है। तो ये देखते हैं, भारत में जो भाषाई विविधता बहुत है, अधिक है। हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि हर एक मतलब 3 या 4 किलोमीटर पे आपकी लैंग्वेज बदलती है। ठीक है, लैंग्वेज बदलती है, भारत में ये डाइवर्सिटी है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए संविधान में भाषाई मतलब कहा जाता है कोस कोस पर भाषा बदले। ये आप लोग सुने होंगे ना, कोस कोस पर भाषा बदले वाली कहानी। ठीक है, अगर नहीं सुने होंगे, सुने ही होंगे, क्योंकि आप लोग इतने भी ज़्यादा तो नवयुवक होंगे नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बहुत न्यू जनरेशन वाले हैं, जो अभी जनरेशन वाले हैं।
थोड़ा तो होंगे, मैच्योर तो होंगे ही, ग्रेजुएट लेवल होंगे तो ज़रूर मैच्योर होंगे, ठीक है। इसलिए संविधान, आगे बढ़ते हैं, इसलिए संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। किसी राज्य में रहने वाले ऐसे समूह, ठीक है, किसी राज्य में रहने वाले ऐसे समूह जिसकी मातृभाषा उस राज्य की प्रमुख भाषा से अलग हो। जो उनकी, मान लिया जाए कि इस राज्य में, ये एक राज्य है, एक तरफ आपका मलयालम बोला जाता है, एक तरफ आपका कन्नड़ बोला जाता है, लेकिन जो मलयालम का है वर्चस्व वो आपका इतना परसेंट है, यानी आपका 90% है मलयालम, और कन्नड़ जो बोलता है वो 10% है, तो इसको बोला जाएगा अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस मैप से, ठीक है। जो 10% वाले भाषाई अल्पसंख्यक बोला जाएगा, ठीक है। जिसकी मातृभाषा उस राज्य की प्रमुख भाषा से अलग हो और उसे भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में जो मराठी भाषा भाषी के लोग हैं उनको क्या क्या बोला जाता है, आपका अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। और केरल में जो कन्नड़ भाषी लोग हैं उनको भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, तो ये देख लीजिए आप। आर्टिकल आपका 29 जो है, आपका अनुच्छेद 29 जो है, वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है इनको। और शैक्षणिक संस्थानों, दूसरा जो है शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार आर्टिकल 30 से देता है। अल्पसंख्यक अपना जो है अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार आर्टिकल 30 देता है, यानी ये हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। और मातृभाषा में शिक्षा का क्या है, मातृभाषा में शिक्षा आर्टिकल 350 ए के तहत दिया जाता है, जो राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दे। और कहीं न कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर ही रहा है, ठीक है। वो केरला सरकार अपनी मलयालम भाषा लग रहा है, वहाँ के जो भाषाई अल्पसंख्यक है तो वो उन्हें मातृभाषा में नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्ट है, विवाद हो रहा है। विशेष अधिकार क्या है, तो देखिए विशेष अधिकारी जो है और स्पेशल ऑफिसर आर्टिकल 350 बी में विशेष अधिकारी का बात कहा गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की नियुक्त किया जाता है, तो ये आर्टिकल 350 बी के तहत। तो ये सब आर्टिकल आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। कार्य क्या है देख लीजिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की ये निगरानी करेगा, राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देगा। भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े अन्य प्रावधान क्या है, जो ये ऑफिसर होगा ना, क्या क्या करेगा, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को निगरानी करेगा और रिपोर्ट कहाँ देगा, ये रिपोर्ट जांच कर रिपोर्ट कहाँ देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़े अन्य प्रावधान क्या है, तो देखिए क्या है, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 ऐसा बोलता है हमारे मौलिक अधिकार। और राज्य की आधिकारिक भाषा आर्टिकल 345 में ऐसा कहा गया है कि राज्य का आधिकारिक भाषा वो अपने से तय कर सकता है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या है यहाँ पे, एमसीक्यू है, तो थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं क्या बोल रहा है एमसीक्यू। देखिए क्या कर रहा है। पहला जो एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार कौन देता है, तो आर्टिकल 29 देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा देता है, ठीक है। अपनी अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वो भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में भाषा में शिक्षा की सुविधा दी, तो आर्टिकल 350 ए के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, बिल्कुल है। यह अधिकार केवल सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू होता है, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति रक्षा करने का अधिकार है, बिल्कुल है। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित है, ऐसा नहीं है। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार भारतीय संविधान में संरक्षित है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है।
अब हमारा अगला मुद्दा है, क्या बोल रहा है कि द लेसन इज नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। सीखने क्या सबक सीखना है तो ये देख लीजिए थोड़ा सा। ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष चल रहा है और खाड़ी जो देश है उनकी सुरक्षा व्यवस्था का बात यहाँ है। बैकग्राउंड क्या है कि फरवरी 2026 में यूएसए और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए और इसी में इनका अली खमेनाई करके जो वहाँ के लीडर था ईरान का, उसका हत्या कर दिया गया और अभी उसका बेटा को लीडर बनाया गया है। क्या नाम है अभी जो ईरान के लीडर बने हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ईरान से कारण क्या है, ईरान से जो ये हमले करने का क्या है कारण, वो देख लेते हैं। ईरान से अस्तित्वगत और तत्कालिक खतरा होने का ये दावा किया, लेकिन अपेक्षा के विपरीत ईरान ने भी इनको कड़ा जवाब दे दिया। ये तो खतरा होने का थोड़ा-सा अपना दावा के कारण ये हमला किए, लेकिन ईरान ने इसका विपरीत क्या है, कड़ा जवाब दिया ईरान भी। और अब क्या हो रहा है कि देखिए क्या है, ईरान ने किन-किन लक्ष्यों पर हमला किया है तो देख लीजिए। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों के निशाने बनाए हैं। जो भी खाड़ी देशों में आपका अमेरिका का सैन्य जो बेस था, उस पर उसको निशाना बनाया ईरान द्वारा। किन देशों में था अमेरिकी सैन्य अड्डे तो देख लीजिए इन देशों में, जैसे आपका सऊदी अरब में था, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में था, कतर में था, बहरीन में था, जॉर्डन में था, इराक में था। तो सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन और इराक, ये सब जो है ना, और आपका क्या है देखिए सीरिया, ओमान, ठीक है। इसके अलावा ईरान ने तेल भंडार, गैस क्षेत्र, ऊर्जा अवसंरचना पर भी हमला किया है। मतलब सोच लीजिए जहाँ जहाँ इसका जो वेश था ना, एक तो सैनिक को बाहरी कमज़ोर किया और जो तेल भंडार हो गया, गैस क्षेत्र हो गया, सभी को पर ये हमला किया है ईरान द्वारा। ठीक है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का महत्व, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको बता दिया हूँ कि किसके-किसके बीच में है, तो ये बताइएगा किसके-किसके बीच में है। एक तो ओमान है, फिर दूसरा कौन-सा है? ओमान और किसके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है? ठीक है, 2 देशों का नाम आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी दी है, ठीक है? और इसका महत्व क्या रखता है कि विश्व का लगभग 20% जो तेल व्यापार होता है ना, इसी मार्ग से होता है। भारत के लिए तो और है महत्वपूर्ण, क्योंकि 60% का जो तेल का आयात हमारा होता है, ये इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के माध्यम से ही होता है। इसलिए यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण चेक पॉइंट माना जाता है, ठीक है? अब खाड़ी सुरक्षा व्यवस्था, गल्फ जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो क्या बोल रहा है, ये मुद्दा जो आया है देख लेते हैं। देखिए 1979 में जो इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद, मतलब जो ईरानियन क्रांति हुआ था, इस्लामिक क्रांति जिसको बोला जाता है, खाड़ी देशों को ईरान से खतरा महसूस हुआ था। ठीक है, तब जिमी कार्टर, यानी अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, तो याद रखिएगा जिमी कार्टर ने 1980 में क्या किया था, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में घोषणा की। क्या घोषणा की? ने 1980 स्टेट ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में घोषणा की, क्या की? यदि कोई शक्ति पर्शियन गल्फ जो आपका फारस की खाड़ी जो है को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका इसे अपने हित पर हमला मानेगा। मान लिया जाए कि अगर कोई पर्शियन गल्फ पे जैसे अभी हमला किया जा रहा है, तो उस पर क्या होगा कि अगर वो कोई भी हमला करता है देश, तो वो अमेरिका इसे अपने हितों पर हमला मानेगा, ठीक है? ये अपने पे ऊपर लेगा और इसे ही कार्टर डॉक्ट्राइन कहा जाता है। कार्टर डॉक्ट्राइन का है कि अगर जो पर्शियन गल्फ पर कोई भी देश हमला करता है या नियंत्रित करने का कोशिश करता है, तो अमेरिका इसे क्या मानता है? अपने हितों पर हमला मानता है। इसी को कार्टर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिमी कार्टर ने ये ऐसा 1980 में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में घोषणा कर दिया था। खाड़ी देशों की सुरक्षा लंबे समय तक अमेरिका पर ही निर्भर रहा। मतलब इस तरीके से क्या हुआ ना कि खाड़ी देश जो भी थे, अमेरिका के संरक्षित में आ गए थे। मतलब अमेरिका ही सुरक्षा दे रहे थे। और अभी समय में देखिए कि खाड़ी देशों की सुरक्षा लंबे समय तक अमेरिका पर निर्भर रहा। इसी कारण अब क्या है कि अरब नाटो नाटो की एक योजना भी बना था। क्या था अरब नाटो की योजना? 2017 में रियाद में आयोजित हुआ था। यूएस गल्फ कॉर्पोरेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट में एक सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव आया था। नाम था आपका मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक अलायंस, यानी मेसा, ठीक है? ये अब मैं डिटेल से आपको बताऊँगा आगे, जिसे अरब नाटो भी कहा गया, लेकिन यह योजना
सफल नहीं हो पाया। ठीक है? क्यों हो नहीं हो पाया ये भी मैं आपको कारण बताऊँगा। वर्तमान युद्ध से जो अभी युद्ध चल रहा है और जिस तरीके से जो आपका अरब नेशन था, सॉरी जो खाड़ी नेशन थे, वो कैसे अमेरिका पे डिपेंडेंट थे वो आपको पता चला। लेकिन वर्तमान युद्ध से क्या-क्या उजागर हो रहा है ये देख लीजिए। यह संघर्ष दिखाता है कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी कमज़ोर साबित हुआ। मतलब अमेरिका का जो सुरक्षा गारंटी था ना जिमी कार्टर द्वारा जो कार्टर डॉक्ट्रिन वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ और खाड़ी देशों की स्वयं की रक्षा क्षमता सीमित है। क्योंकि वो डिपेंडेंट थे, ठीक है? वो दूसरे देश पे जैसे अमेरिका पे डिपेंडेंट थे कि ये है ना, जैसे एक होता है ना कि ये है ना, ये सब कुछ कर लेगा। तो ऐसे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इससे हमें अपने जो दैनिक जीवन में भी ये सीख लेना चाहिए, अपने लाइफ में भी ये सीख होना चाहिए, ठीक है? किसी पे आपको जब तक आप अपने आप सक्षम ना हैं, तब तक आप मतलब किसी और पे डिपेंड रहना बेकार है। आप उस लायक अपने आप को सक्षम बनाइए, नहीं तो लोग पता है लोगों तो और भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ भाई। अमेरिका में जाके देखो वहाँ के लोग ही वैसे हैं। जैसे कहा जाता है ना अमेरिका के लोग जो देखिए क्या है, अमेरिका के लोग बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है? अमेरिका के लोग बिल्कुल सेफ हैं। अमेरिका में थोड़ी कुछ हुआ है। अमेरिका तो ये मतलब ये इज़राइल इज़राइल में आप देखिए इज़राइल के लोग मर रहे हैं, ईरान के लोग मर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के लोग मर रहे हैं। देखिए आपका यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रशिया के लोग मर रहे हैं। अमेरिका को क्या है? अमेरिका का जो लीडर ही वैसा नहीं है, वहाँ के देश का जनता ही वैसा है। ये आप मत समझिएगा कि बहुत सभ्य हैं, ठीक है? ये बात आप याद रखिएगा, समझे? अमेरिका के लोग ही वैसा है। अमेरिका में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको तो और लग रहा है कि ठीक है, जो भी कर रहा है हमारे राष्ट्रपति बहुत अच्छा कर रहा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि अगर अमेरिका का वर्चस्व अगर स्थापित हो जाता है, तो वहाँ जो उपभोग की वस्तुएँ हैं, उपभोग की जो वस्तुएँ हैं, वो तो कहीं न कहीं आपका जो है कि बहुत उसकी जो प्राइस होगी, कीमत होगी, कम हो जाएगा, तो वो और भी उपभोग करने लगेंगे क्योंकि ये उपभोगी व्यक्ति वहाँ के लोग हैं, ठीक है? उपभोग करने पे ज़्यादा मतलब बिलीव करते हैं, तो उनके लिए वो देश के लिए तो वो तो अच्छा है ना? ये बात आप समझ रहे हैं ना? कि अमेरिका के लोग बिल्कुल सेफ हैं और अमेरिका के लोग हैं तभी तो ऐसे सरकार है, वो भी तो अमेरिका का ही है। ऐसा नहीं है कि आप डोनाल्ड ट्रंप या जो भी हैं वो कहीं और से आए हैं, वो भी तो अमेरिका के ही हैं ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और हमारे देश की स्थिति देखिए जैसे भारत में आपको लगता होगा कि भारत में जो विदेश लोग आते हैं, विदेशी लोग जो आते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ॉरेनर लोग यहाँ घूमने आते हैं। वही फ़ॉरेनर लोग घूमने आते हैं ना जो वहाँ का सबसे मतलब कहा जाता है कि वो वहाँ का जो सबसे मतलब यहाँ का जो लोग है ना, जो गरीब फैमिली या मिडिल फैमिली, वो लोग घूमने आते हैं। आपका हाई-फाई लोग नहीं आते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, अलग देशों में, कंट्री में जाने का, जो जहाँ सेफ है, वहाँ अगर जाने का पैसा कम होता है और देखिएगा कि आप लोग जब ठंडी होगा, जैसे ठंडी होगा इधर मौसम, तभी वो आते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगता है, तो इधर वो घूमने के लिए आते हैं, ठीक है? और इसके पीछे रीज़न ये है ना कि वहाँ हमारे देश की जो पॉल्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा। जैसे यहाँ का लोग कोई जाता है वहाँ पे, जाके बसना क्यों पसंद करता है? क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ आपका काम-काज भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ पर्यटक लोग आ रहा है तो हमारा देश बहुत मतलब बहुत बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन है ना, वो देश अपना खुद कहता है कि आप अपने फेफड़ों का ना आप अपना स्वयं रक्षा कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा कि सरकार पे थोपिएगा। जैसे वहाँ सरकार पे थोपा जाता है ना कि आपके पॉल्यूशन के कारण ही आपने उत्सर्जन किया ये पॉल्यूशन, तब हमारा फेफड़े खराब हुआ। ऐसा दबाव डाला जाता है सरकारों पे, वहाँ का सरकार बहुत एक्टिव है। ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा देखिए, ठीक है? सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस जो चल रहा है, चल रहा है। ये सब व्यावहारिक जीवन में भी आप अपने इस पढ़ाई को लाया कीजिए, तभी आपको फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आप चलिएगा तो फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं, किताबी नॉलेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग थिंक तो कीजिए कि क्यों भाई, ये ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? अमेरिका का कोई है इसमें कहीं आप देखें कि अमेरिका के सैंड बेस पे किया है, ठीक है, सैंड बेस पे किया है, तो सैंड बेस कहाँ है आपका? ये इज़राइल में ही है, यूएई में ही है, सऊदी अरब में है, कुवैत में है। तो इस चीज़ को उजागर कहीं न कहीं किया है, ठीक है? इससे खाड़ी देशों में अमेरिका की विश्वसनीयता को आगे बढ़ते हैं। खाड़ी देशों की स्वयं रक्षा की क्षमता भी सीमित हो गया है। अमेरिका मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम भी सीमित उपलब्ध में है, क्योंकि अब तो भेज नहीं रहा है। इससे खाड़ी देशों में अमेरिका की जो विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।
ठीक है? संभावित परिणाम क्या आ रहे हैं, तो देखिए क्या है कि कुछ खाड़ी देश अब विचार कर रहा है कि अमेरिका में निवेश कम करेंगे और अमेरिकी सैन्य अड्डे हटाए जाएँगे, नई सुरक्षा साझेदारी बनाना है। यदि ऐसा होता है तो 50 वर्षों में खाड़ी सुरक्षा ढांचे में सबसे ये क्या होगा, बड़ा बदलाव होगा। ठीक है? अब क्या है हमारे लिए भारत के लिए सबक? क्या भारत के लिए सबक, जैसे पश्चिम एशिया संघर्ष से भारत के लिए सबक क्या ले सकता है भारत? देखिए क्या है, ईरान यूनाइटेड स्टेट जो है, जो ईरान, यूएस, इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष और खाड़ी क्षेत्रों की स्थिति से इंडिया के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतिक सबक निकलते हैं यहाँ से। बहुत सीखने का मौका है और अगर इंडिया इसको फॉलो करता है तो बहुत ही आगे आगे जो आने वाला भविष्य है भारत का, बहुत ही मतलब ब्राइट रहेगा। ठीक है? तो थोड़ा हम लोग को इस चीज़ों पर सीखना बहुत ज़रूरी है और सीख लेना देश को बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, रक्षा आत्मनिर्भरता, डिफेंस सेल्फ रिलायंस बनने की आवश्यकता है। लंबे समय तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में रहा है। युद्ध ने दिखाया है कि किसी दूसरे देश की सुरक्षा पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। इसलिए भारत को स्वदेशी हथियार निर्माण बढ़ाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में शामिल करने की आवश्यकता है। रक्षा अनुसंधान को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। R&D पे आप खर्च कीजिए। ठीक है? उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल हमारा जैसे बना है, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो तेजस बनाया है, यह आत्मनिर्भर भारत की रक्षा रणनीति को मजबूत करता है और इसे और आप अपग्रेडेड कीजिए। ठीक है? और बढ़ावा दीजिए। दूसरा क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा, जो सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी का बात करता है कि भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशियाइयों से आयात करता है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। भारत में ऊर्जा संकट, महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए भारत को क्या करना चाहिए कि ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिमी एशिया से, आप अन्य देशों से भी आप मंगाने का कोशिश कीजिए। ठीक है? रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाइए आप, जो आपका कर्नाटक या कुछ ही सीमित है आपके पास भंडारण, उसको आप बढ़ावा दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा को आप बढ़ावा दीजिए। ठीक है? थर्ड क्या है सीखने की आवश्यकता है, देखिए कि सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यह संघर्ष दिखाता है कि किसी एक महाशक्ति पर निर्भरता खतरनाक हो सकता है। जैसे अभी जो खाड़ी देश है ना, उनकी अभी स्थिति बना हुआ है। भारत की नीति मल्टी अलाइनमेंट, सभी देशों से संतुलित संबंध। भारत के संबंध यूएसए से भी है, रसिया से भी है, ईरान से भी है, इसराइल से भी है। यह भारत की विदेश नीति को और मजबूत करता है। ठीक है? फोर्थ क्या है, आपको सोचने की आवश्यकता है कि समुद्री सुरक्षा का महत्व भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है? क्या पश्चिम एशिया का संकट दिखाता है कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। भारत के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट है और इंडियन ओशियन है। इसलिए भारत को अपनी नौ सैनिक शक्ति को बढ़ाना होगा और भी इनमें नए नए इनोवेशन की जरूरी है, टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है। पाँचवा क्या है, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा भी ज़रूरी है। खाड़ी देशों में लगभग आपका 80 लाख से अधिक आपका भारतीय रहते हैं। सोच लीजिए, खाड़ी देशों में 80 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। मुख्य देश आपका सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, यूएई हो गया, मतलब कतर हो गया। किसी बड़े युद्ध की स्थिति में भारत को इवैक्यूएशन आपका स्ट्रैटेजी तैयारी रखनी होगी। निष्कर्ष इसका क्या लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खरीद या आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। हर देश को अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमता मजबूत करनी होती है। तो ये भारत को सीख लेना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे लिए मेसा था, ठीक है, को जो मेसा एक अलायंस था वो हम लोग को पढ़ना था। देखिए, मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है। मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस हमेशा एक प्रस्तावित सैन्य और सुरक्षा गठबंधन था, जिसे अक्सर क्या कहा जाता था, अरब नाटो। ठीक है? ये आपको पूछ सकता है कि अरब नाटो किसे कहा जाता है और ये क्यों चर्चा में था। तो अरब नाटो जिसको कहा जाता है, जो मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक है, पूर्व मध्य जो है, मध्य पूर्व जो रणनीतिक अलायंस है, उसी को यानी मेसा को ही एक क्या है, प्रस्तावित सैन्य और सुरक्षा गठबंधन था। इसका उद्देश्य था कि पश्चिमी एशिया में सुरक्षा सहयोग बढ़ाना और ईरान के प्रभावों को संतुलित करना था। यह विचार किसका था?
तो यूएसए द्वारा प्रस्तुत किया गया था मेसा, मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्थापना का प्रस्ताव कब था, तो देख लीजिए, मेसा का प्रस्ताव 2017 में जो रियाद में आयोजित हुआ था। कब? आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूएस समिट के दौरान ये रखा गया था, 2017 में रियाद में। इसमें संभावित सदस्य कौन बनने वाले थे, तो खाड़ी देश, जो भी है खाड़ी देश आपके लगभग आपके जो है सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया। अन्य देश जो है आपका इजिप्ट और जॉर्डन भी इसका सदस्य बनने वाले थे। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, तो उद्देश्य देखिए क्या है इसका, जो था क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, ईरान के प्रभावों को संतुलित करना, आतंकवाद से लड़ाई में सहयोग करना इसको था। ठीक है, मिसाल जो रक्षा प्रणाली को मजबूत करना भी था और पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखना इसका ये उद्देश्य था। यह योजना सफल क्यों नहीं हुआ, तो ये देख लीजिए क्यों नहीं सफल हुआ। मैं आपको उस टाइम बता रहा था कि आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी आप जान लीजिए। मेसा जो है आपका मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक अलायंस है, ये कब औपचारिक रूप से स्थापित नहीं हो पाया। कारण खाड़ी देशों के बीच मतभेद था, कतर कूटनीति संकट था 2017 का, सदस्य देशों के अलग अलग रणनीतिक हित थे, अमेरिकी की बदलती विदेश नीति भी कहीं न कहीं इसका पीछे कारण बना। वर्तमान संदर्भ में देखिए, हाल के ईरान पश्चिम एशिया संघर्ष ने दिखाया कि खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सवाल भी उठ रहा है। मेसा जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन की जरूरत अब महसूस हो सकती है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगला देखते हैं हमारे लिए नाटो है। ठीक है, तो नाटो देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है नाटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जो मिलिट्री अलायंस है, जिसका गठन सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए किया गया था। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है, ठीक है, जिसका गठन जो है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए किया गया था। यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे सभी देशों पर हमला माना जाता है। और इसका एक आर्टिकल आपका 5 जो है आपका बहुत फेमस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। स्थापना कब हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये 1949 में, ये आप याद रखिएगा। और ये संधि हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका मुख्यालय। तो ये नाटो का जो मुख्यालय आप याद रखिएगा, वर्ष आपका कहा है 1949 में हुआ था। गठन का कारण देखिए, गठन का कारण जो है कि नाटो का जो गठन हुआ था, जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप की सुरक्षा के लिए ये किया गया था। मुख्य उद्देश्य सोवियत यूनियन के विस्तार को रोकना था, यूरोप की सामाजिक सुरक्षा करना था। नाटो का एक प्रमुख सिद्धांत है, देखिए नाटो का प्रमुख सिद्धांत क्या है, आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस जिसको बोला जाता है। यदि आर्टिकल 5 कहता है इसका कि यदि किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य उसकी रक्षा करेगा। मतलब अगर जो भी सदस्य देश है नाटो का, तो उन एक पर किसी पे हमला होगा तो सभी देशों का पर हमला वो माना जाएगा। उदाहरण के लिए जो सितंबर 11 2001 में जो अटैक हुआ था, 11 अटैक के बाद पहली बार आर्टिकल 5 लागू किया गया था। तो 2001 में पहली बार लागू किया गया था। सदस्य देश कौन से हैं, तो 2024 में तक जो है नाटो में 32 सदस्य देश हैं। कौन कौन, जैसे कुछ प्रमुख सदस्य आप जान लीजिए। आपका यूएसए है, यूनाइटेड यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, इटली है, तुर्की है, स्पेन है। ठीक है, ये सब नाटो का, स्पेन भी हो गया, पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब नाटो का क्या है, आपका सदस्य है। ठीक है, तो अगर इन देशों पर अगर कोई हमला करता है तो आर्टिकल जो इसका 5 है नाटो का, वो क्या कहता है कि एक देश पर अगर हमला होता है तो सभी देशों पर ये हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसका फिर समाधान या उस पर वार करेंगे, जो करेगा उसका प्रतिक्रिया देंगे। नाटो का महत्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सामूहिक सुरक्षा इससे होता है, सैन्य सहयोग और संयुक्त अभ्यास होता है, वैश्विक शांति और अस्थिरता में भूमिका ये कहीं ना कहीं इसका है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या है, अगले है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। क्या है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, देख लेते हैं। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल पश्चिम एशियाई खाड़ी एशिया के, जो अभी वेस्ट एशिया के खाड़ी देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच
आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना था। स्थापना कब हुआ था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का? तो 1921 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? रियाद, सऊदी अरबिया में है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। सदस्य देश 6 सदस्य हैं, तो ये आप याद रखिएगा कितने सदस्य हैं इसके? 6 सदस्य हैं। कौन-कौन? आपका सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन, ओमान। तो ये 6 सदस्य आप याद रखिएगा। सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, ठीक है? कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया और ओमान हो गया। तो ये आप 6 सदस्य बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। तो ये आपका 6 आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। गठन का मुख्य कारण क्या था? तो देख लीजिए, क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूती करना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और ईरान के जो बढ़ते प्रभाव था ना उनको संतुलित करना। तो कहीं न कहीं ये भी कमज़ोर पड़ा हुआ है अभी। प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक एकीकरण, साझा बाजार, कॉमन मार्केट, सुरक्षा और सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। भारत के लिए क्यों महत्व ये रखता है? तो देखिए, इंडिया के लिए गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का बड़ा तेल आयात गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल देशों से ही होता है। जो वो आपका जो जैसे आपका सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, ये कतर हो गया, ये सब देशों से ही हमारा तेल आता है, ठीक है? लाखों भारतीय कामगार इन देशों में काम करता है। व्यापार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। इसके गठन भी याद रखिएगा कब हुआ था जो, ठीक है? 1981 में। और मुख्यालय कहाँ है? रियाद, यूएई में। और सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। ये ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ हमारे लिए क्या है कि आपके एमसीक्यू है। एमसीक्यू से आपको क्या होगा कि पूरे ओवरऑल जो भी पढ़ें आपको नॉलेज में आएगा और आप उसे लगाइएगा और क्या समझ में आया वो आप जानिएगा, ठीक है? और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य है? तो कौन है आपका? तो ये देख लीजिए, देखिए कौन है आपका? सऊदी अरबिया है, बिल्कुल है। ओमान है, बिल्कुल है। कतर है, बिल्कुल है। ईरान नहीं है, ठीक है? यानी थर्ड हमारा नहीं है। तो 1, 2, 4 किसमें है? आपका ए में है। कब इसकी स्थापना हुआ था? तो 1981 में। कितने सदस्य देश हैं? तो 6 हैं। तो 6 में से तो 3 आपको पता चल गया। बाकी कौन है आपका? यूएई एक हो गया, ठीक है? बहरीन हो गया और आपका फिर और एक कौन-सा हो जाएगा बताइए आप? बताइए, यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत, ठीक है? कुवैत। तो ये आपका 6 हो गया सदस्य। तो ये आप याद रखिएगा। इनका मुख्यालय कहाँ है? रियाद में है, रियाद में है। तो इस तरीके से आप ये मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ कि आपको छोटे आपका क्वेश्चन्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है, तो ज़रूर से ज़रूर आपका ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए फिर से मैं लगा भी दिया हूँ। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1981 में हुआ, बिल्कुल। इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरबिया में, बिल्कुल। यमन इसका सदस्य देश है, बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है? अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पश्चिम एशियाई के खाड़ी देशों का संगठन है, बिल्कुल सही बात है। और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है, इसीलिए ये लाया गया था। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है? तो देखिए, यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है। यानी 1, 2, 3 है, इंडिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? और कब गठन हुआ था? देखिए इसका आ ही गया, ठीक है? देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 1949 में, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, बिल्कुल, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यह एक आर्थिक संगठन है, नहीं, ये सैन्य संगठन है, ठीक है? तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का से संबंधित रखता है? तो ये कलेक्टिव डिफेंस का रखता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला प्रश्न है,
देखिए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, कि इसे अक्सर अरब नाटो कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में ईरान के प्रभाव को संतुलित करना था, बिल्कुल सही बात है। यह गठबंधन औपचारिक रूप से स्थापित हो चुका है, नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है। असर्शन और रीजन का है कि मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक अलायंस पश्चिमी एशिया में प्रस्तावित सुरक्षा गठबंधन है, बिल्कुल। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना, बिल्कुल सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है। अब हमारा जो अगला मुद्दा है, देखिए यहाँ पे आपको नहीं लग पाया इसका, तो ये देखिए क्या है, नदी पुनर्जीवन परियोजना। क्या है यह परियोजना? मूसी रिवर रिवर को, जो मूसी रिवर है ना, मूसी नदी, उसको पुनर्जीवित यानी रीजुवेनेट करने के लिए, रीजुवेनेट करने के लिए एक आया है। ठीक है, री इनोवेशन यानी रीजुवेनेट करने के लिए और हैदराबाद में एक आधुनिक रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए शुरू की गई है। लेकिन इसका कारण सामाजिक और राजनीतिक विवाद भी पैदा हुआ है। क्या हुआ है जरा देख लेते हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, क्या है मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अब क्या है, तो मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि मूसी रिवर को पुनर्जीवित करना है, यानी आपका रिजुवेनेट करना, और हैदराबाद में इसे एक आधुनिक रिवर फ्रंट कॉरिडोर के रूप में विकसित करना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और नदी शहर में लगभग आपका, जो हैदराबाद शहर में लगभग आपका 55 किलोमीटर बहती है और लंबे समय से प्रदूषण और सीवेज की समस्या से जूझ रही है, इसीलिए मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए नदी जो है को पेरिनियल बनाना, यानी साल भर बहने वाली बनाना है। ठीक है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट क्या करेगा, पार्क बनाएगा, ले इशूर स्पेस बनाएगा, शॉपिंग एरियाज बनाएगा, नदी को प्रदूषण कम करना, पर्यटन और शहरी सौंदर्यीकरण को आपको बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। प्रमुख घटक क्या है, तो देख लीजिए। पहला, सीवेज ट्रीटमेंट इसमें है। वर्तमान में जो 31 एसटीपी आपका सीवेज ट्रीटमेंट पॉल्यूशंस जो है, पॉल्यूटेंट्स है, आपका 39 नए आपका सीवेज ट्रीटमेंट पॉल्यूशंस बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ताकि शहर का गंदा पानी नदी में जाने से पहले ही साफ हो जाए। ठीक है, वाटर फ्लो मैनेजमेंट करना, कैसे नदी में लगातार पानी बनाए रखने के लिए पानी गोदावरी नदी से लाया जाएगा। इसके लिए मलान सागर रिजर्वायर का उपयोग किया जाएगा। जो मलान सागर रिजर्वायर है उसका उपयोग करके यहाँ पे पानी लाया जाएगा। किसमें? मूसी में। कहाँ से लाया जाएगा? तो गोदावरी नदी से लाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा। क्या? नदी के संगम पर एक बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिसे गांधी सरोवर कहा जाएगा। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, गांधी सरोवर क्या है। ओके, देखिए क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका क्या है ना, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1908 में की विनाशकारी बाढ़ के बाद मीर उस्मान अली खान, जो मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के निजाम था 1908 में, उन्होंने दो जलाशय बनवाया था, उस्मान सागर और हिमायत सागर। इनका उद्देश्य था कि बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति करना। 1908 में विनाशकारी बाढ़ आ गया था, उसी के बाद ऐसा हुआ था। वित्तीय सहायता, परियोजना के पहले चरण को एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपका क्या है, इन प्रिंसिपल फंडिंग अप्रूवल मिला है इसको। ठीक है, जो रिवर प्रोजेक्ट, रिवर जो चल रहा है मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, उसको। ठीक है, परियोजना को लेकर विवाद क्यों है भाई? व्हाट इज द कंट्रोवर्सी? परियोजना के कई पहलू विवाद है, जैसे आपका डीपीआर की पारदर्शिता। क्या है डीपीआर? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए भी समस्या है। परियोजना के लिए बड़े पैमानों पर लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ठीक है, विकास की प्राथमिकता, आलोचकों का कहना है कि सरकार रिवर रिजुवेनेशन से ज़्यादा रियल इस्टेट डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसलिए विवाद हो रहा है।
अब क्या है कि नदी के किनारे जो रहने वाले हैं लोग विरोध क्यों कर रहे हैं ये? तो वाई रेसिडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, देखिए क्या है, जबरन उनका बेदखली वहाँ से करवाया जा रहा है। पुनर्वास की कमी है, कई लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त रिहैबिलिटेशन एंड कंपेंसेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है आपका, देखिए कि भागीदारी में कमी है। निवासियों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें परियोजना का साझेदार नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें रुकावट माना है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन माना है। इस विरोध को संगठित करने के लिए मूसी जन आंदोलन नाम से आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में आया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मूसी रिवर, देख लेते हैं मूसी रिवर। देखिए मूसी रिवर दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो मुख्य रूप से तेलंगाना में बहती है। ये कहाँ बहती है? मुख्य रूप से तेलंगाना में। यह हैदराबाद शहर के बीच से होकर गुजरती है और अंततः कहाँ ये गिरती है? तो कृष्णा नगर के में गिरकर ये सहायक नदी का काम करता है। यानी कृष्णा नगर की कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कुल लंबाई इसकी 260 किलोमीटर है, सोच लीजिए। और हैदराबाद में ये लगभग आपका 55 किलोमीटर तक प्रवाह करती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है? तो ये देख लीजिए, उद्गम जो है इसका ओरिजिन जो है आपका अनंतगिरी हिल्स तेलंगाना से होता है। ठीक है, यह नदी आपका सॉरी यह नदी दो छोटी धाराओं को के संगम से बनती है। कौन कौन? मूसा और इसी। तो ये आप याद रखिएगा, मूसा और इसी के संगम धाराओं से ही मूसी रिवर का निर्माण होता है, जो अनंतगिरी हिल्स से होता है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो देख लीजिए क्या है। 1908 में हैदराबाद में भीषण बाढ़ आई थी। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद के निजाम जो थे मीर उस्मान अली खान ने बाढ़ नियंत्रण के लिए दो जलाशय बनाए थे, उस्मान सागर, हिमायत सागर। इनका उद्देश्य था कि बाढ़ नियंत्रण हो और शहर को पेयजल आपूर्ति हो सके। ठीक है, वर्तमान समस्या क्या है देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए वर्तमान समस्या ये है ना कि आज मूसी रिवर गंभीर गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। जैसे आपका प्रदूषण जो है शहर को सीवेज नदी में गिरता है, शहरी अतिक्रमण हो रहा है, जल प्रवाह में कमी आ रहा है। इस कारण कई बार यह नदी ओपन सीवेज ड्रेन जैसी दिखती है। और इसी के लिए आपका मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो नदी की सफाई करेगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेगा, पर्यटन और अर्बन ब्यूटिफिकेशन भी करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी के तहत एक गांधी सरोवर प्रोजेक्ट भी है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए गांधी सरोवर प्रोजेक्ट एक प्रस्तावित सांस्कृतिक और पर्यटन परियोजना है। ठीक है, क्या है ये? सांस्कृतिक और पर्यटन परियोजना है, जिसे मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ही विकसित किया जाएगा। और यह परियोजना मूसी रिवर के दो सहायक धारा मूसी और इसी के संगम पर बनाया जाएगा, जो हैदराबाद में है। ठीक है, परियोजना की विशेषताएं, गांधी की प्रतिमा होगा, परियोजना का केंद्र होगा आपका महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची, ये बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाने का प्रस्ताव है? तो आपका कहाँ? मूसी नदी पे है, जो आपका हैदराबाद में बनाया जाएगा। यह प्रतिमा एक बड़े कल्चरल का बीच स्थापित होगा। दूसरा है सांस्कृतिक परिसर बनाए जाएंगे, परियोजना में शामिल होंगे सांस्कृतिक केंद्र, संग्रहालय, म्यूजियम होगा, सार्वजनिक उद्यान होगा, नेशनल मतलब आपका पब्लिक पार्क होगा, पर्यटन स्थल होगा, जलाशय सरोवर होगा। इसे पूरे क्षेत्र को गांधी सरोवर का नाम दिया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य वही पर्यटन को बढ़ावा, शहरी सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना। ठीक है, और आकर्षक बनाना मूसी रिवर फ्रंट जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को। और विवाद क्यों है? परियोजना को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। भूमि अधिग्रहण वही है, नदी किनारे रहने वाले के विरोध में। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी है। पहला, यह परियोजना हैदराबाद में मूसी रिवर के संगम क्षेत्र में प्रस्तावित है। ओके, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करना है। बिल्कुल ये भी सही है। यह परियोजना मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है, तीनों सही है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट है। क्या बोल रहा है कि मूसी रिवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी, बिल्कुल सही बात है। और ये हैदराबाद से होकर बहती है, बिल्कुल सही बात है। ओमान सागर और हिमायत सागर इसी नदी पर बने हुए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न जो लास्ट है हमारा कि मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह परियोजना हैदराबाद में स्थित मूसी रिवर के विकास से संबंधित है।
बिल्कुल है। नदी में जल प्रवाह बनाए रखने के लिए पानी को गोदावरी से लाया जाएगा, गोदावरी नदी से, बिल्कुल। इस परियोजना को वित्तीय सहायता एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने की संभावना है। बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? तो आज आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और आपको बिना मैं बताए हुए कुछ चीज़ें को पढ़ाया हूँ। एक चीज़ है कि 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं हमारे वेब्स एकेडमी ऐप पे, ठीक है? कौन सा? यूपीएससी, सीएसई जो है 2027 और 28 वाले बच्चों के लिए होगा। और जो पहला है, दूसरा कोर्स है जेपीएससी, जो 14वीं जेपीएससी है उसका आपका मेंस का फाउंडेशन कोर्स आएगा। और थर्ड है आपका 72वीं बीपीएससी, आपका 72वीं बीपीएससी, ठीक है? उसका प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन कोर्स आएगा। फोर्थ जो होगा, जो आपकी मांग होगा, क्या आपकी मांग है, मतलब जैसे यूजीसी नेट हो गया, या आपका बीपीएससी टीचर हो गया आपका, या आपका जेट हो गया, इस तरीके से अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का बिहार का आया वो हो गया, तो ये आप मांग सकते हैं, ये आपको मिलेगा, ठीक है? इन कोर्सों में फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना है आपको, बैप्स अकेडमी जो हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप पहले 1000 सब्सक्राइबर में अगर आते हैं तो आपको इन चारों कोर्सों में आपको बैप्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, ठीक है? और एक लाइक आप ज़रूर करके जाइएगा, और जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भाई-बहन जो भी पढ़ने वाले हैं उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ यार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।